हेलो बच्चों एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो के अंदर वो होगा ओम का नियम। साथ साथ ओम के नियम के साथ साथ हमें प्रतिरोध को भी पढ़ना होता है, उसे भी हम पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ जो ग्राफ होता है उसको भी पढ़ेंगे और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है उसको भी पढ़ लेंगे। तो करीब 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो गया, ऐसी जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो आपको नोट्स के अंदर लिखी मिल जाएंगी, वहां से आप उनको पढ़ सकते हो। और नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। ओके, तो जो हम आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा ओम का नियम। बेसिकली ओम का नियम मेनली पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिरोध को भी पढ़ लेंगे, रेसिस्टेंस को, साथ साथ उनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ होते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपके जीके की दृष्टि से काफी अच्छे होते हैं। साथ साथ प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो भी हम पढ़ लेंगे। तो करीब 4 टॉपिक हैं जो कि हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम के नियम की। अब जब मैं ओम के नियम को आपको बता ही रहा हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस नियम को सन 1826 के अंदर दिया गया था। 1826 में इसे जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। अब जॉर्ज साइमन ओम भाई साहब बोल रहे थे कि अगर मैंने इस नियम को दिया है तो आप किसी दूसरे के नाम पर इसका नाम कैसे रख सकते हो, इसका जो नाम होगा वो मेरे नाम पर ही होगा। इसीलिए जो ओम भाई साहब का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उसी के नाम पर इस लॉ को बुलाया जाता है, इस नियम को बुलाया जाता है। लॉ मीन से होता है नियम। तो जो ओम्स लॉ है यानी कि जो ओम का नियम है उसका नाम इनके वैज्ञानिक के आधार पर ही रखा गया था जिन्होंने इसे नियम को दिया था सन 1826 में। और वैज्ञानिकों का अपना ही इस तरीके का अंदाज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम भी हमें कूलाम बाबा ने ही दिया था, इसीलिए उसको कूलाम का नियम कहा जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में होता क्या है, जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने नाम के ऊपर ही अपने टॉपिक का नाम रख देते हैं, या जो भी उन्होंने नियम दिया है उसका नाम रख देते हैं। इससे हमें बार बार नए नामों को याद नहीं करना पड़ता और हमारा समय भी बचता है, तो अच्छी बात है ना। 1826 में हमें एक नियम दिया गया था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो आपसे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओम के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। वैसे इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी इस सद्भावना में अगर आप जियोगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए अच्छी बात है। एक अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ भाई इतना सरल आ सकता है, क्योंकि जब वैज्ञानिक के नाम में ही ओम लगा होगा तो सारे बच्चे ओम ही टिक करके आएंगे। ओके, चलिए हम ओम के नियम को पढ़ते हैं। ओम का नियम क्या था? देखिए, जो ओम भाई साहब ने हमें नियम दिया था, ओम का नियम, वो हमसे ये कहता है कि कोई भी अगर हम चालक लेते हैं और उसकी अगर भौतिक अवस्थाएं निश्चित हो। अब बच्चे क्या है, पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं लेकिन इन 2 वर्ड के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते। चालक होना और भौतिक अवस्थाएं निश्चित होना, ये दोनों अपने आप में ही एक टॉपिक होते हैं। जैसे अगर कोई भी चालक की जगह कुचालक आ गया, जैसे कि लकड़ी आ गई या कोई भी अर्ध चालक आ गया, तो उस कंडीशन में ओम का जो नियम है वो ठीक से अप्लाई नहीं होगा और ओम का नियम अपना काम करना बंद कर देगा। तो ओम का नियम है, उसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होती है, और हर चीज चलाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होती है। एसी के लिए भी एक लिमिट होती है। अगर आपको घर का एसी चलाना है, कूलर चलाना है, अगर उसको भी ज्यादा लाइट मिल जाए, ज्यादा वोल्टेज मिल जाए, तो वो भी काम करना बंद कर देता है। फिर ले जाते हो आप उसको मिस्त्री के पास। तो हर चीज की लिमिट होती है। ठीक उसी तरीके से ओम भाई साहब के नियम की भी लिमिट थी, और लिमिट वो ये थी कि वो चालकों पर ही अप्लाई होता है, और उन्हीं चालकों पर अप्लाई होगा जिनकी भौतिक अवस्थाएं निश्चित होंगी। अब सर क्वेश्चन तो ये है कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? भौतिक अवस्थाएं हो गई जैसी कोई भी ताप, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी मैंने चालक तार ले लिया, मान लीजिए ये एक तार है। अभी 5 सेकंड पहले इसका जो टेम्परेचर था वो था 5 डिग्री सेल्सियस। 5 सेकंड बाद इसका टेम्परेचर जो है बढ़ गया और हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में जो ओम का नियम है वो अप्लाई नहीं होगा। दोनों के ऊपर अलग अलग ओम का नियम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो निश्चित नहीं है। जैसे ताप हो गया, जैसे क्षेत्रफल हो गया, ये भी भौतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। लंबाई हो गई, ये सभी भौतिक अवस्था है जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें आप जानते होंगे, जैसे हम 9th में पढ़ चुके होंगे, 10th में पढ़ चुके होंगे, 11th में पढ़ चुके होंगे। तो जो चालक है उसकी अगर भौतिक अवस्थाएं निश्चित होती हैं तो जो ओम का नियम है वो अप्लाई होता है। तो ओम के नियम की सीमाएं क्या है? चालक होना चाहिए, उसके बाद भौतिक अवस्थाएं होनी चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट्स में ये सब आपको अच्छे तरीके से मेंटेन तरीके से लिखा मिल जाएगा, इसीलिए नोट्स को जरूर से डाउनलोड कर लें आप, आपके लिए बेनिफिट होगा। अब बात आती है कि सर इतना घुमा फिरा दिया आपने, अब हमें बता ही दो कि जो ओम बाबा का नियम था वो हमसे क्या कहता है। ओम बाबा का नियम हमसे कहता है कि अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्था निश्चित हो तो उसकी
सिरों पर जो विभवांतर लगेगा, जिसे हम V से दर्शाते हैं, वो समानुपाती होता है उस विद्युत धारा के। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक चालक तार को ले लेता हूँ। मान लीजिए ये कोई चालक तार है। अब इसके सिरों पर मैंने विभवांतर लगाया है, यानी प्लस और माइनस। तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लस की तरफ गति करने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है और नेगेटिव आवेश जो है प्लस आवेश की तरफ आकर्षित होता है। तो जैसे ही इसके सिरों पर हमने विभवांतर लगाया, ये माइनस से प्लस की तरफ क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। इसके कारण क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। तो अब जितना ज्यादा हम विभवांतर लगाएंगे उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा, उतनी ही हमारी विद्युत धारा तेज होगी। और इस नियम को हमें बताया था ओम बाबा ने, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है। तो ओम का नियम हमसे क्या कहता है, किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं निश्चित हों तो उसके सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर है यानी V है, वो समानुपाती होगा I के। ठीक है, तो जो ओम का नियम था वो हो गया V समानुपाती I के। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो शुद्ध जल होता है उसके लिए ओम का जो नियम है, ओम का जो लॉ है, वो अप्लाई होगा कि नहीं। आपका ऑप्शन ये है यस, और ऑप्शन सेकंड है नो। बिल्कुल शुद्ध जल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो कि मेरे से जुड़े नहीं हैं, नए जुड़े हैं, वो शायद आंसर दें यस। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो शुद्ध जल होता है ना, वो कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, पानी के अंदर तार डालो करंट के और हाथ लगाओ, आपको जब 440 वोल्ट का झटका लगेगा तब आपको पता चलेगा पानी के अंदर करंट प्रवाहित होता है कि नहीं, वो चालक है या कुचालक। देखो मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन होता है उसके 2 परमाणु और ऑक्सीजन जो होता है उसके 1 परमाणु, इसको मिलाकर क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और कभी भी अगर मैं शुद्ध जल की बात कर रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि वो जल प्योर H2O है, उसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं मिली। अब जिस पानी की आप बात कर रहे हो ना, जो कि आपके घरों के आगे भरा होता है या जिसे आप पीने के लिए यूज करते हो, वो प्योर H2O कभी भी होता ही नहीं है। उस पानी के अंदर NaCl जैसे कि नमक हो गया और बहुत सारे आयन मिले होते हैं जिन्हें हम अशुद्धि के नाम से बुलाते हैं, और वो अशुद्धि होती है उन्हीं के कारण जो पानी होता है उसके अंदर करंट प्रवाहित होता है। लेकिन जो शुद्ध जल है, बिल्कुल शुद्ध प्योर H2O, उसके अंदर कभी भी विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो कभी भी आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि शुद्ध जल है उसके अंदर क्या विद्युत का प्रवाह होगा, तो नहीं। और अगर शुद्ध जल के अंदर विद्युत का प्रवाह ही नहीं होगा तो फिर क्या ओम का नियम अप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि ओम का नियम तो V समानुपाती I कहता है। जब I ही नहीं है तो जो ओम का नियम है वो भी अप्लाई नहीं होगा। तो इस चीज को भी अच्छे तरीके से याद कर लें। अब सर हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उस चीज से हमने एक और नई बात को नोटिस किया है कि जब समानुपाती का ये जो चिन्ह है वो हटता है तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, समानुपातिक स्थिरांक निकल के आता है, तो V समानुपाती I है। अब मैंने समानुपातिकता को हटा दिया तो यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक निकल के आएगा जिसे हम बोलते हैं R। R यानी होता है प्रतिरोध। क्या होता है, R यानी प्रतिरोध। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता समानुपाती क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए 2 + 2 समानुपाती है 8 की, 2 + 2 समानुपाती है 8 की, तो 2 + 2 कितने होते हैं, 4, तो 4 समानुपाती है 8 की। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समानुपाती को हटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा बराबर, है ना। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आ रहा है x, ठीक है, x, और यहाँ पर 8, तो 4 समानुपाती थे 8 के। जब समानुपाती को हटाया तो यहाँ पर क्या निकल के आया, x समानुपातिक स्थिरांक। अब मैं x को यहीं पर रखता हूँ और 8 का पश्चांतर करता हूँ इस साइड, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 4, और 8 नीचे पहुंचा तो ये हो गया 4/8। अब 4 से 8 को काटा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर जो हमारा समानुपातिक स्थिरांक निकल के आया है वो है 1/2। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, अब यहाँ पर है 2 + 2 समानुपाती 8 के। अब मैं क्या करता हूँ, इधर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हुआ क्या, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो गया 8, तो इधर हो गया 8 और इधर क्या हो गया 8 दूनी 16। अब मैं यहाँ पर हटाता हूँ इसको समानुपाती के चिन्ह को, तो क्या निकल के आता है 16, और कांस्टेंट क्या है 1/2। तो अब मैं यहाँ पर कांस्टेंट को लिखता हूँ 1/2 को, तो 2 से 16 कटेगा 8 बार में और यहाँ पर निकल के आएगा 8/8। तो जो समानुपातिक स्थिरांक होता है वो कुछ नहीं होता, वो रिलेशन को दर्शाता है,
वो क्या है, रिलेशन को दर्शाता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं तो मैं इस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, समानुपाती के ऊपर कोई और लेक्चर बना दूंगा अगर आपको वाकई में डाउट है तो। फिलहाल इतना याद रखो कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, और ये होता है V इज इक्वल टू आर आई। ये क्या निकल के आया है, प्रतिरोध। इस आर को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब क्वेश्चन ये पूछा है मैंने आपसे, ये जो V है ये क्या है, अब कॉस सर विभवांतर, ये I है ये क्या है, विद्युत धारा। तो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती है, तब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिरोध निकल के आता है, एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, और इसे हम R से दर्शाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम रेसिस्टेंस कहते हैं और इसे R से दर्शाते हैं। अभी मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, V इज इक्वल टू आर आई। V I के समानुपाती, समानुपाती को हटाया बराबर आया, और यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आया R। अब मेरे को R की वैल्यू निकालनी है तो मैं R को एक साइड रखूंगा और I का पश्चांतर कर दूंगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या, V और I नीचे आ जाएगा तो V बटा I। तो ये R इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, V बटा I। ये प्रतिरोध का सूत्र है। किसका सूत्र है, प्रतिरोध का। अब यहाँ पर V होता है क्या, विभवांतर, और I क्या होता है, विद्युत धारा। और यहाँ पर बात की जाए विभवांतर का, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और जो विद्युत धारा है उसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, तो प्रतिरोध हो गया उसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको हम ओम भी बोलते हैं। तो जब भी प्रतिरोध का मात्रक आप लिखोगे ना तो ओम में लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे, ओम के अंदर लिखोगे। अभी हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। पहले हम समझ लेते हैं प्रतिरोध होता क्या है। सर आपने सूत्र बता दिया, आर इज इक्वल टू होता है V बटा आई। आर इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा आई। तो अब इसको अच्छे तरीके से समझो, आर इज इक्वल टू है V बटा आई। तो जो I है वो नीचे है और जो R है वो यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में R और I एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं। यानी अगर मैं I को, वैसे तो R कांस्टेंट है, ये I से प्रभावित नहीं होता, लेकिन R को प्रभावित करने से I जरूर प्रभावित होता है। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट निकल के आया है। आर क्या है, ये आर एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। आप आई का मान परिवर्तित करो या V का मान परिवर्तित करो, लेकिन R का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर 2 + 2 8 के समानुपाती था, तो मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन अभी भी समानुपातिक स्थिरांक जो था 1/2 ही था, जितना कि वो पहले था। तो आप संख्या में कोई भी परिवर्तन करो, यहाँ पर V में भी परिवर्तन कर लो, I में भी परिवर्तन कर लो, लेकिन जो R है वो हमेशा निश्चित रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें परिवर्तित करता हूँ 1/2 में, तो I का मान भी परिवर्तित होगा। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। जो समानुपातिक स्थिरांक होता है, जैसे मान लीजिए X समानुपाती है Y के, और यहाँ पर जब समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो बराबर आया, और यहाँ पर निकल के आया J कांस्टेंट। तो अगर मैं J को परिवर्तित करता हूँ तो X भी प्रभावित होगा, Y भी प्रभावित होगा, दोनों। लेकिन अगर मैं Y और X को प्रभावित करता हूँ तो J प्रभावित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि J जो होता है कांस्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आई होप आपको आती होंगी। ओके, तो R इज इक्वल टू यहाँ पर V बटा आई है। तो अगर मैं I को प्रभावित करूंगा, V को प्रभावित करूंगा, तो R में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं R को परिवर्तित करूंगा तो I के अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, 8/2 बराबर निकल के आता है 4, क्योंकि 8 में 2 से भाग दूंगा तो 4 निकल के आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 को बढ़ाया, 4 के अंदर मान लीजिए, मैंने थोड़ी सी गलती की, मैंने मान लीजिए यहाँ पर इस 4 को घटा के 2 कर दिया। मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। मैंने 4 को बढ़ाकर मान लीजिए यहाँ पर 8 कर दिया। या फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पर है 10/2 और यहाँ पर निकल के आ रहा है 5। क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर 5। अब इसको मैंने घटाकर 2 कर दिया। क्या कर दिया, 2। तो अब धारा का मान मेरे को 2 की जगह 5 लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 5
अगर मैं 5 यहाँ पर लिखा रहता तो 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, करेक्ट इक्वेशन होती। लेकिन अगर मैं 5 की जगह 2 लिख देता तो अब ये इक्वेशन गलत होती, इसीलिए मेरे को 2 की जगह 5 लिखना पड़ा। तो अगर मैंने 5 को परिवर्तित किया तो 2 में भी परिवर्तन आया। तो अगर मैं r को बढ़ाता हूँ ना तो i की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली माइनस में चली जाती है। जैसे कि मैंने 5 को घटाया था, इस 5 को मैंने घटाया था तो जो i थी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई, ये 2 से ऑटोमेटिकली 5 हो गया। जैसे कि मैं आपको दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आउट जा रहा हो तो यहाँ पर मान लीजिए 8/2 है तो बराबर निकल के आ रहा है 4। क्या निकल के आ रहा है? बराबर 4। अब इस 4 को मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ 2, यानी इस 4 को मैं घटा के क्या करना चाहता हूँ 2। तो मेरे को यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा फिर 8 के बटे में? आप बोलोगे सर 4, क्योंकि 4 से 8 में भाग दोगे तभी 2 आएगा, 2 से दोगे तो फिर से 4 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या है 4 को तो 2 कर दिया, 4 को तो कम कर दिया, लेकिन 2 को मेरे को 4 करना पड़ा, तभी इक्वेशन सही हुई। यानी कि अगर मैं इसको घटा रहा हूँ, ये 4 से 2 हुई, घटा तो ये बढ़ा। इसी तरीके से अगर मैं इस 4 को बढ़ा देता तो इसको मेरे को घटाना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मान लीजिए 8/4, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है 2। 8/4 यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है 2। अब मैंने इसको 2 से बढ़ा के 4 कर दिया, तो 8 के नीचे अब मेरे को कितना लिखना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 2 लिखोगे तभी तो 2 चौके 8 निकल के आएगा। तो जब मैंने 2 को बढ़ाया, 2 से बढ़ा के इसको 4 किया तो ये वाली संख्या है जो ऑटोमेटिकली घट गई। तो मैं अगर इस संख्या को बढ़ाता हूं तो ये नीचे वाली संख्या ऑटोमेटिकली घटती है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं प्रतिरोध को बढ़ाऊंगा तो ये जो विद्युत धारा है ये ऑटोमेटिकली घटेगी। तो कोई भी चालक है उसके अंदर मैं अगर प्रतिरोध को बढ़ाता हूं तो जो विद्युत धारा है वो ऑटोमेटिकली घटेगी। तो कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतनी ही कम होगी। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के मार्ग की रुकावट नहीं है, क्योंकि मैं जितना प्रतिरोध को बढ़ा रहा हूँ विद्युत धारा उतनी ही कम होती जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी व्यक्ति के रास्ते में जितने कांटे बिछाऊंगा उसको चलने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसके रास्ते का रोड़ा नहीं भर रहा। ठीक इसी तरीके से प्रतिरोध है, विद्युत धारा आराम से जा रही है लेकिन प्रतिरोध यहाँ पर आके बढ़ गया तो विद्युत धारा की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है विद्युत धारा को अफेक्ट करता है, और वो भी डायरेक्टली, खुल्लम खुल्ला, और विद्युत धारा बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। तो प्रतिरोध को बढ़ाया तो विद्युत धारा कम हुई। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ना प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध को मैं कहूंगा प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के मार्ग की रुकावट है। ये प्योर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी आप फिजिक्स को अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग की रुकावट, और इसका सूत्र क्या है? V/I, और इसका मात्रक क्या है? ओम। मात्रक क्या है? ओम। तो देखो ओम भाई ये कितने चालू थे, मेरा नियम और मेरे नियम से जितनी भी चीजें चलेंगी उनका मात्रक तक मेरे नाम के ऊपर होगा। तो ओम भाई थे, बहुत समझदार थे। अब ऐसा ही आप कुछ कर लो और जाके बोल देना कि पूरी ऑल इंडिया के अंदर, पूरी धरती के ऊपर अगर डंका बजेगा तो वो मेरे नाम का। हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने मोहल्ले के तो किंग है ही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आओ। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ओम के नियम के अंदर कि जो ओम का नियम है वो चालक और भौतिक अवस्थाएं इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। ये कंडीशन क्या है? चालक भी निश्चित होना चाहिए और भौतिक अवस्थाएं भी निश्चित होनी चाहिए। अगर इनमें गड़बड़ी है तो फिर ओम का नियम अप्लाई नहीं होगा। तो ग्राफ्स के जरिए हम इसको समझते हैं। क्या आपने कभी समानुपाती का ग्राफ देखा है कैसा बनता है? नहीं, तो मैं बता देता हूँ। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। जब दो चीजें समानुपाती होती हैं, जैसे कि V समानुपाती है I के, तो अगर मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो कांस्टेंट निकल के आता है, जैसे कि R आता है। तो जो R होता है उसका ग्राफ बिल्कुल सीधा बनता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये हमारा विभवांतर है B इस एक्स बाय अक्ष के ऊपर, और ये जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर हमारी विद्युत धारा है I। क्या है? विद्युत धारा है I। तो ये हो गया विभवांतर V, ये हो गई विद्युत धारा I। तो अब यहाँ पर जो बीच का ग्राफ बनेगा ना, ये वाला ग्राफ बीच में से ये होगा, इसको दर्शाएगा कि ये दोनों समानुपाती हैं। और ये जो होगा इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समानुपाती का ग्राफ। ये ग्राफ नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ना ही ये नीचे जाएगा ना ही ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये V और I आपस में समानुपाती हैं, और समानुपाती का ग्राफ हो ऐसे ही होता है।
अब ऐसे क्यों होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए। देखिए x इज इक्वल टू है y बटा z। तो अब मैंने आपको क्या बताया, जब मैं x को बढ़ाता हूं तो z ऑटोमेटिकली कम होता है। तो जो x और z होते हैं ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं y को बढ़ाता हूं तो x ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है 4/2 इज इक्वल टू 2। अब मैंने 4 को बढ़ा के 8 कर दिया, 4 को बढ़ा के 8 कर दिया, तो 2 से अब 8 को काटूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 4। तो जब मैंने 4 को बढ़ाया 8 किया तो ये 2 से बढ़ के ऑटोमेटिकली 4 हो गया। तो यहाँ पर x और y एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और x और z एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, v और i समानुपाती है। समानुपाती है इसका मतलब v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा। तो देखो v बढ़ रहा है तो i भी बढ़ रहा है, यानी v किधर बढ़ेगा, v देखो ऊपर की ओर है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है कि नहीं ग्राफ। और i किधर है, i की दिशा ये है, v की दिशा ये है, i की दिशा ये है। तो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ भी जा रहा है, देखोगे तो ऊपर की तरफ भी जा रहा है। और आई को देखोगे तो इधर भी जा रहा है। देखो अगर ऊपर ऊपर जाना होता तो ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, ऐसे, लेकिन ऊपर नहीं गया। ये ऊपर की साइड इधर भी गया, इधर भी गया। तो ना ये इधर गया ना ये इधर गया, ये दोनों तरफ गया। कैसे, ऐसे। तो ये इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, दोनों दिशाओं के अंदर जा रहा है। तो ये होता है समानुपाती का ग्राफ। आई होप आपको आता होगा। ठीक है, अब ये जो समानुपाती का ग्राफ है, इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है, ये इसकी जो ढाल होती है उसे हम m से दर्शाते हैं। और इस ढाल की जो वैल्यू है ये होती है tan थीटा। सर tan थीटा तो ठीक है, लेकिन ये थीटा क्या है, ये थीटा है विद्युत धारा और इस ग्राफ के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, वो, ये जो एंगल बन रहा है ना, वो, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं क्योंकि ये समानुपाती का ग्राफ है। ठीक है, tan थीटा। अब ये बराबर पता है किसके होता है, ये होता है कांस्टेंट के। तो ये जो ग्राफ है ना, ये r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, tan थीटा किसके बराबर होगा, r के। या फिर मैं बोलूं यहाँ पर तो m किसके बराबर है, m यानी होता है ढाल। क्या होता है, ढाल। ये बराबर होता है tan थीटा के। और जो tan थीटा है वो किसके बराबर होता है, जो tan थीटा है वो हमारा बराबर होता है r के, और r बराबर होता है v बटा i के। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। तो ये होता है ग्राफ। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो चालक हैं और भौतिक अवस्थाएं वो निश्चित होनी चाहिए। अब उनके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता, उसके लिए कंडीशन हो जाती है एक, और वो कंडीशन क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे दो ग्राफ है। अब देखो परिवर्तन में दिक्कत क्या आती है। ये मान लीजिए ग्राफ है T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर। अब जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध होता है ना R, ये प्रभावित होता है टेम्परेचर से। किससे, टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो मान लीजिए टेम्परेचर 1 पर तो R की वैल्यू ये थी, ये कुछ इस तरीके से जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसको T2 किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जो प्रतिरोध है इसके मान में भी वृद्धि हो गई। लेकिन ओम का नियम क्या कहता है, V और I ये दोनों समानुपाती हैं, और समानुपाती हैं तो ग्राफ हमेशा सीधा बनना चाहिए था। लेकिन टेम्परेचर बार बार परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले कुछ ऐसा था अब कुछ ऐसा हो गया। तो जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है ना, तो इस लाइन में भी परिवर्तन होता रहता है। और लाइन में परिवर्तन होने का मतलब ये है कि समानुपाती नहीं होना, क्योंकि समानुपाती का ग्राफ मैंने आपको क्या बताया था, ये रहा, ओनली बिल्कुल सीधा होता है। सेम चीज धातु के साथ होती है, सॉरी, जो धातुएं नहीं होती, अलग अलग धातुएं होती हैं, कुछ अलग वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर भी कुछ इस तरीके से होता है। ये निश्चित नहीं रहती ये लाइन, और निश्चित नहीं रहना इसका मतलब समानुपाती नहीं होना, और समानुपाती नहीं होना इसका मतलब ओम बाबा का सीधा सीधा उल्लंघन करना। तो बेचारे जो ओम बाबा थे उनके लिए ये थोड़ी दुख की बात की कि उनका जो नियम है वो चालक के ऊपर अप्लाई होता है, और ओनली भौतिक अवस्थाएं निश्चित होने पर। लेकिन अगर क्षेत्रफल वगैरह में परिवर्तन करोगे ना, तो इनमें भी परिवर्तन होगा, इन लाइन में। और अगर इन लाइन के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर भी परिवर्तन होगा। अब बात आती है प्रतिरोध के एसआई मात्रक की। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जी हाँ, प्रतिरोध जो होता है आर होता है, इसका सूत्र होता है वी बटा आई। वी होता है हमारा विभवांतर जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और आई होती है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। तो जो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम हो गया। अब मैं अगर इसका उल्टा कर देता हूँ, प्रतिरोध का उल्टा होता है 1 बटा प्रतिरोध, आर का उल्टा 1 बटा आर, इसका हो जाएगा आई बटा वी। वी बटा आई है ना, ये हो जाएगा आई बटा वी। ये वोल्ट प्रति एम्पियर है, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति वोल्ट, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो ये जो ओम है ना, ये हो जाएगा 1 बटा ओम। तो 1 बटा ओम को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। जैसे कि यहाँ पर ये जो 1 बटा आर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर इनवर्स।
यहाँ पर जो आई बटा वी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इंटू वी इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ये वाली जो संख्या है वो बटे में है, तो यहाँ पर 1/ओम है ना, तो इसको लिख सकता हूँ ओम इनवर्स, यहाँ पर माइनस में आ जाता है। तो ये ओम इनवर्स क्या हो गया, इसके प्रतिरोध के उल्टे का मात्रक, और ये क्या हो गया ओम, ये प्रतिरोध का मात्रक है। इसके अलावा हमें बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है, जैसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम, संयोजन क्रम। तो प्रतिरोध कच्चा बच्चा आता है आपको, वो भी अच्छी तरीके से आपका पक्का हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको जो भी कंप्लीट कराने की कोशिश की है उसको वन शॉट में कंप्लीट करना चाहते हैं आप, तो मैं आपको समरी बता देता हूँ। पहली बात निकल के आती है ओम लॉ। ओम लॉ हमसे क्या कहता है, किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं निश्चित हैं तो उस कंडीशन में चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर यानी कि V समानुपाती होता है I के। सेकंड है प्रतिरोध, V समानुपाती होता है I के। अगर मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूं तो यहाँ पर कांस्टेंट निकल के आता है जिसे हम R बोलते हैं। R होता है हमारा प्रतिरोध, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं, इसीलिए इसको R से दर्शाया जाता है। रेसिस्टेंस का पहला वर्ड होता है R, इसीलिए इसको हम R से दर्शाते हैं। और जो R है उसकी वैल्यू होती है V बटा I, क्योंकि जब हम I का पश्चांतर करते हैं तो ये V के नीचे पहुंच जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, क्यों, क्योंकि V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। और ये थी हमारी पूरी समरी। अब इसके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता था कि जो चालक हैं और भौतिक अवस्थाएं हैं, अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है तो क्यों नहीं ओम का नियम अप्लाई होता। तो इसीलिए ओम का अप्लाई नहीं होता था नियम, क्योंकि इससे करने से, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने से, जैसे कि क्षेत्रफल वगैरह में परिवर्तन करने से जो उसका प्रतिरोध है वो आर, वो भी प्रभावित होता था। और किसी भी चीज का अगर प्रतिरोध प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वे दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं है, और समानुपाती नहीं है यानी कि ओम के नियम का साफ साफ उल्लंघन। तो ओम बाबा इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सीधा लिख दिया, चालक और भौतिक अवस्थाएं निश्चित है तभी नियम को अप्लाई करें, वरना मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ओके, तो ये हमारी पूरी समरी हो गई इसकी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोधकता को पढ़ेंगे। एंड इसके साथ साथ छोटे मोटे और अगर टॉपिक को मैं कवर करना चाहूँ तो उसको भी कवर कर लूंगा, है ना। जितना पोर्शन हो सकेगा उतना कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे। एंड हाँ, जिन भी बच्चों को नोट्स के बारे में नहीं पता, चैनल के ऊपर विजिट करें, आपको नोट्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लें। क्वालिटी ये है कि ये बिल्कुल डिजिटल नोट्स है, आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, सब कुछ आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। और भी लेक्चर देख लें इस चैनल के, ताकि आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।